आइट्रेशन मेथड है तो आपको ये रहना चाहिए कि k की वैल्यू यहाँ पे k का जो एक वेरिएबल है वो तो आएगा ही आएगा, यानी कि आपको k की वैल्यू 0 टू लेकर जितनी भी आपको आइट्रेशन तक आपको वैल्यू मांगी है वहाँ तक आपको k की वैल्यूज रखनी पड़ेगी। ओके, सो यहाँ पर x ऑफ k प्लस 1 हमारे पास होता है, जिसमें हमारे पास फॉर्मूला होता है h x ऑफ k प्लस c। यहाँ पर h क्या है हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आइट्रेशन मैट्रिक्स है h। ओके, ऊपर मैंने बताया आउटलाइंस में। और हमारे पास x ऑफ k क्या होगा, ये होगा सॉल्यूशन वेक्टर। अब इस फॉर्मूले को लेकर हम किस तरह से सॉल्यूशंस हमारे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आइट्रेशन मैट्रिक्स की आइट्रेशन जो मेथड है आपका गॉस सेडल मेथड है, उसकी जब हम बात करते हैं तो आपके पास दो टाइप के क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टाइप फर्स्ट है उसमें आपके पास किस तरह के क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं, तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो परफॉर्म 3 आइट्रेशंस। जैसा कि मैंने कहा था आपके पास जब भी आइट्रेशन मेथड है तो वहाँ पे k का वेरिएबल होगा, जहाँ पे आपको 0 1 2 3 रख कर आपको जितने भी आइट्रेशन क्वेश्चन में मांगे हैं उतने आपको निकालने होंगे। तो यहाँ पे क्या है 3 आइट्रेशन है, यानी कि k की वैल्यू 0 1 और 2 तक जाएगी, जहाँ पे हमें 3 आइट्रेशन मिल जाएंगे। तो परफॉर्म 3 आइट्रेशन ऑफ द गॉस सेडल आइट्रेशन मेथड फॉर सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब यहाँ पे लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है हमें गिवन है 4x प्लस 2z इज इक्वल टू 6, 5y प्लस 2z इज इक्वल टू -3, 5x प्लस 4y प्लस 10z इज इक्वल टू 11। यहाँ पर x y नहीं है, यहाँ पे y z x नहीं है, तो यहाँ पे x और जो y है, यहाँ पर x एंड यहाँ पे y जो है इनका कोफिशिएंट हमारे पास 0 है। तो इस जो सिस्टम्स है इससे हम हमारी एक मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि x y और z के कोफिशिएंट से हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी उसे हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहेंगे। तो इन सभी के जो कोफिशिएंट थे उनको मैंने इस तरह से लिख दिया है। हमारे पास x का 4 था एंड y का 0, देन z का मेरे पास 2 है। तो इस तरह से मेरे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो हमारी आउटलाइंस का एक पार्ट था कोफिशिएंट मैट्रिक्स, वो हमारे पास यहाँ पता लग गया है, जो कि इस तरह से हम लिखेंगे। ओके, सो दिस सिस्टम में बी रिप्रेजेंटेड एज द मैट्रिक्स इक्वेशन। हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे a में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, और जो x है कैपिटल X है वो हमारे पास जो कोफिशिएंट है x y और z जिन तीन की हमारी इस क्वेश्चन में बात हो रही है वो ले लेंगे। और जो हमारा b है, b हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म्स है 6 -3 एंड 11 हो जाएगी इस तरह से। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आपका कॉमन टर्म है, यहाँ तक तो आपको हर क्वेश्चन में सॉल्व करना रहेगा, चाहे न्यूटन रैप्सन हो चाहे फिर कोई सा भी मेथड हो। ओके, सो जनरल फॉर्म ऑफ गॉस सेडल मेथड हमारे पास क्या होती है, इसके लिए मैं एक बार जनरल आपका जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है उससे मैं बता देता हूँ। सो कंसिडर द सिस्टम ऑफ एन लीनियर इक्वेशन। अगर मैं इसी तरह से जिस तरह से मैंने 3 इक्वेशन की बात की, यहाँ पर ये 3 इक्वेशन ली, उसी तरह से मैं अगर एन इक्वेशंस की बात करूँ विथ एन अननोन्स के साथ, जो हमारे पास b1 b2 b3 से लेकर bn तक हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से हम अज्यूम कर सकते हैं, जिसमें a11 x1 प्लस a12 x2 इस तरह से हमारे पास एक सिस्टम हो जाता है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ से हमारे पास क्या है, हमने एक सिस्टम अज्यूम कर लिया एन इक्वेशंस का, एन लीनियर इक्वेशन का। तो यहाँ पर आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि वी हैव टू फाइंड द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन टू स्टार्ट आइट्रेशन। हमें कोई भी आइट्रेशन स्टार्ट करने के लिए उसकी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन अज्यूम करनी रहती है। तो वो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन आपको किस तरह से अज्यूम करनी है, तो देखिए इस तरह से हम करेंगे। यहाँ पर हमने a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 इस तरह से करके इज इक्वल टू b1 किया था। तो हमारा जो डायगोनल था वो a11 था, हमारे पास डायगोनल एलिमेंट जो था वो a11 था। तो इस तरह से डायगोनल एलिमेंट का जो है उसके इक्वेट कर दूंगा मैं मेरी इक्वेशन को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा b1 माइनस में इसके जो रिमेनिंग टर्म था वो इधर माइनस में आ गया। इसी तरह से मैं सेकंड रो की बात करूँ तो उसमें डायगोनल एलिमेंट मेरे पास क्या होगा, a22 होगा। ओके, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स जो इस तरह से डायगोनल पर ले करेंगे तो वो डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो उसके लिए मेरे पास b2 माइनस में रिमेनिंग टर्म्स आ जाएगी इसी तरह से। एंड a33 थर्ड रो की बात करता हूँ तो मेरे पास b3 माइनस रिमेनिंग टर्म्स आ जाएगी। इसी तरह से मैं nth जो रो है उसके जो डायगोनल एलिमेंट है a n के बारे में बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, bn माइनस जो रिमेनिंग टर्म्स है वो इस तरह से आ जाएगी। सो फ्रेंड्स यहाँ से मेरे पास क्या है, a के लिए मैंने हमारी इक्वेशन रख दी है। तो द गॉस सेडल आइट्रेशन मेथड इज डिफाइंड एज x1। यहाँ से आप देखिए x1 की वैल्यू है तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, x1 ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से a11 जो है मेरे पास इस साइड चला गया और ये पूरी टर्म एज इट इज़ ब्रैकेट में आ गई। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि k प्लस 1 आएगा यहाँ पर,
जो x1 के लिए मैं हमारा इनिशियल अप्रोक्सीमेशन अज्यूम करूँगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर k+1 रखूँगा। यहाँ पर जो हमारी इक्वल में इक्वेशन रहेगी उसमें x के प्राइम में जो है k रहेगा, यहाँ पे k+1 होगा, ठीक है। इसी तरह से मैं x2 की बात करता हूँ तो यहाँ पर भी x2 k+1 होगा। बट सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो बात है यहाँ पर जब भी x1 आ जाता है अगर यहाँ पे कहीं भी, तो वहाँ पर जो है मुझे इसकी अपडेटेड वैल्यू यूज़ में करनी है। कैसे? यहाँ पर मैं x की वैल्यू x1 ऑफ k+1, xk के लिए x1 ऑफ k+1 आई मेरे पास, तो यहाँ पर जब मैं x1 को यूज़ करूँगा तो वहाँ पे x1 ऑफ k+1 रखूँगा, ठीक है। इसी तरह से जो रिमेनिंग टर्म्स है उसमें x3 x4 वहाँ पे k आ जाएगा, बट x1 के लिए k+1 यूज़ में करूँगा। इसी तरह से अगर xn के लिए बात करता हूँ मैं, तो xn के लिए जब मैं बात करूँगा तो इससे पहले वाली टर्म्स के लिए हमारे पास k+1 वाली सभी टर्म्स बन चुकी होगी। तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे x1 x2 से लेकर xn-1 तक की जितनी वैल्यूज़ रहेगी वहाँ के लिए मैं k+1 वाली जो वैल्यू मेरे को अपडेटेड वैल्यू ऊपर से मिली है उसको यूज़ करूँगा। सो दोस्तों, जब आप nth जो रो है आपकी उसके लिए आपने गॉस सेडल आइट्रेशन मेथड की तरह इस तरह से डिफाइन कर दिया है, यानी कि xn के लिए आपने इस तरह से इक्वेशन रख दी है, तो उसके लिए इनिशियल अप्रोक्सीमेशन क्या होनी चाहिए, यानी कि हमने गॉस सेडल आइट्रेशन मेथड जो जनरल फॉर्म होता है उसमें हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उसमें ये यहाँ तक देख लिया है। अब इनिशियल अप्रोक्सीमेशन क्या होनी चाहिए? सो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं? xi इक्वल टू bi अपॉन में aii। इस तरह से आप देखिए, इसको आप इस तरह से समझिए कि यहाँ पर आपने bi अपॉन में aii यानी कि b1 अपॉन में a11, तो यहाँ पे आपको अगर k की वैल्यू अगर मैं यहाँ 0 रख रहा हूँ तो x1 आ रहा है, x1 के लिए आपको इनिशियल अप्रोक्सीमेशन क्या मिल गया यहाँ पे b1 अपॉन में a11। ओके, यहाँ पे x2 के लिए आपको इनिशियल अप्रोक्सीमेशन क्या मिल गया? अगर मैं k की वैल्यू 0 रख रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे k की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे k की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ k की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ k की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे तो x1 हो जाएगा, यहाँ पे x3 ऑफ 0 हो जाएगा। बट यहाँ पर x2 के लिए आपको इनिशियल अप्रोक्सीमेशन क्या मिल जाएगा? b2 अपॉन में a22। ओके, सो यहाँ पर आप देख लीजिए कि xi इक्वल टू bi अपॉन में aii है। इट मीन्स यहाँ पर x ऑफ k+1 ये यहाँ पे मेरे पास जो हमारी जनरल इक्वेशन थी, यानी कि हमारा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था क्वेश्चन में गिवन था 4x + 2z इक्वल टू 6, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, तो उसके लिए अगर मैं इनिशियल अप्रोक्सीमेशन की बात करूँ तो मेरे पास x नोड इक्वल टू क्या हो जाएगा? b1 अपॉन में a11, यानी कि 6 जो हमारा b1 है और a11 डायगोनल एलिमेंट जो है वो 4 हो जाएगा, तो 6/4 यानी कि हमारे पास इनिशियल अप्रोक्सीमेशन इसके लिए क्या मिल जाएगा इस इक्वेशन के लिए? x के लिए 6/4। इसी तरह से मैं हमारी सेकंड इक्वेशन की बात करता हूँ y ऑफ k+1, तो वहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन थी वो दी हुई थी 5y + 2z इक्वल टू -3। यहाँ पर आपका डायगोनल एलिमेंट क्या था? y का कोफिशिएंट वाला ही होगा डायगोनल एलिमेंट, तो आपको y का इक्वेट करना है आपको इक्वेशन को। तो यहाँ पर y ऑफ k+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3 - 2z ऑफ k, एंड इसका जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से -3/5 जो है आपका इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हो गया, यानी कि b2 वो है आपकी -3 एंड a22 डायगोनल एलिमेंट जो है सेकंड रो का वो आपके पास क्या हो जाएगा? 5। तो b2 अपॉन में a22 -3/5 जो है आपकी वैल्यू वो आपकी हो गई इनिशियल अप्रोक्सीमेशन y नोट। ओके, इसी तरह से मैं हमारी जो थर्ड इक्वेशन थी z ऑफ k+1 उसके लिए बात करता हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ पर एक बात और देखिए कि यहाँ पे हमारे पास जो है इस इक्वेशन में x की वैल्यू नहीं गिवन थी, x का जो कोफिशिएंट था वो मेरे पास 0 था। अगर वो कोफिशिएंट मेरे पास 0 होता तो मेरे को यहाँ से जो x की जो अपडेटेड वैल्यू आई k+1 के रूप में वो वाली वैल्यू मेरे को यहाँ यूज़ करनी थी। ये वाली बात अगर आपको यहाँ पर इसमें समझ में नहीं आई है तो यहाँ से देखिए, z ऑफ k+1 के लिए मेरे पास जो इक्वेशन थी 5x + 4y + 10z, यहाँ पे मेरे पास तीनों जो है x, y और z के टर्म्स है, तो यहाँ पर मेरे को अपडेटेड वैल्यूज़ यूज़ करनी है z ऑफ k+1 के लिए। इट मीन्स यहाँ पर अगर मैं इसके इक्वेट करके मेरी इक्वेशन को रखता हूँ तो यानी कि 11 माइनस में ये जो रिमेनिंग टर्म्स है ये माइनस में चली जाएगी, बट ये माइनस में तो जाएगी पर यहाँ पर हमारे पास x और जो y के लिए k+1 की अपडेटेड वैल्यू मिल चुकी है, उस वैल्यू को हमें यूज़ करना है यहाँ पे। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ से आपका जो z का कोफिशिएंट है 10, उसको मैं डिवाइड में ले जाऊँगा। आती है यहाँ तक बात समझ में? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो दोस्तों, हमने x, y और z के लिए गॉस सेडल फॉर्म में लिख चुके हैं हमारी जो इक्वेशन थी उनको। सो अब हमें क्या करना है? टेकिंग सॉल्यूशन वेक्टर। सॉल्यूशन वेक्टर हमारे पास क्या था? हमारा जो फॉर्मूला था उसमें x नोड हम जो है x ऑफ k के लिए यूज़ कर रहे थे, तो x में यहाँ पे
के लिए आप अगर 0 रख देते हो तो एक्स नोट आ जाएगा। तो एक्स नोट के लिए आपको जो है एक्स वाई और जेड जो है तीनों की इनिशियल अप्रोक्सीमेशन वाली वैल्यूज चाहिए, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 6/4 -3/5 एंड 11/10 के रूप में। तो यहाँ पर एक्स नोट की वैल्यू आ गई थी, वाई नोट की वैल्यू आ गई थी, जेड नोट की वैल्यू आ गई थी। ठीक है, तो इन तीनों की वैल्यूज़ को मेरे को यहाँ पुट कर देना है। तो यहाँ से मेरे पास जो है एक्स वाई और जेड के लिए इनिशियल अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगा 1.5 -0.6 एंड 1.1। ओके, सो फाइनली हमें आइट्रेशन टेबल फॉर्म कर देनी है। थर्ड जो इसका स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, गॉस सेडल मेथड की फॉर्म में, गॉस सेडल जो हमारा मेथड है उसकी फॉर्म में हमारे जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था उसको हमने लिख दिया। एंड सेकंड में हमने क्या किया, टेकिंग सॉल्यूशन वेक्टर, यानी कि हमारे जो भी एक्स वाई और जेड के टर्म में हमारा जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन मिला आइट्रेशन के लिए वो हमने फाइंड आउट कर लिया। और जो फाइनली हमारे पास आइट्रेशन टेबल हमें फॉर्म करनी है, जिसमें हमें 3 आइट्रेशन तक हमें जो हमारी इक्वेशंस है उसके लिए वैल्यूज़ निकालनी है। तो अगर मैं k की वैल्यू यहाँ 0 रखता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगी, x1 = 1/4 6 - 2 z0। यहाँ पे z0 की वैल्यू आपको पता है क्या आई थी, 1.1। तो यहाँ पर जब आप 1.1 रखेंगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये वाली वैल्यू जो 0.95 आई है। इसी तरह से मैं y ऑफ यहाँ पे k = 0 रखूँगा तो y ऑफ 1 की वैल्यू मेरे को -1.04 मिलेगी। कैसे, ये देख लीजिए, यहाँ पे k की वैल्यू जब मैं 0 रखूँगा तो y1 की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी, यानी कि 1/5 -3 - 2 ऑफ z0। k की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो मेरे को यहाँ पे z0 की वैल्यू इसमें करनी है। तो यहाँ पे z0 की वैल्यू जो है मेरे को यहाँ से मिल जाएगी 1.1, तो मेरे पास -1.04 हो जाएगा। एंड इसी तरह से मेरे को z ऑफ k+1 की वैल्यू मिल जाएगी, जिसमें मेरे को x ऑफ k+1 और y ऑफ k+1 की जो हमारी वैल्यू आई, यानी कि x1 और जो y1 की वैल्यू आई, ये वाली वैल्यूज़ उनको मेरे को इसके लिए यूज़ में लेना है। इट मीन्स यहाँ पे z ऑफ k1 के लिए 1/10 11 - 5 x1 + 4 y1 की वैल्यू यूज़ लेनी है, यानी कि x1 और y1 की वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं k = 0 के लिए। ओके, इसी तरह से जब मैं k = 1 रखूँगा तो मेरे पास यहाँ पे कोई इक्वेशन बनेगी। k = 1 रखूँगा तो x2 की वैल्यू के लिए मेरे को यहाँ पे z ऑफ 1 की वैल्यू चाहिए। तो z ऑफ 1 की वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके हैं, तो ये वाली वैल्यू रखेंगे। फिर x ऑफ यहाँ पे y ऑफ 2 की वैल्यू रखूँगा, यानी कि k ऑफ 1 रखूँगा तो y ऑफ 2 की वैल्यू मिलेगी। तो y ऑफ 2 की वैल्यू किस तरह से निकालनी है, यहाँ से 1/5 -3 - 2 z ऑफ k की वैल्यू हमने क्या रखी, 1। तो z ऑफ 1 की वैल्यू मेरे को यूज़ लेनी है। z ऑफ 1 की वैल्यू क्या थी, ये वाली थी 1.041। इस तरह से हमें जो है फर्दर k की वैल्यूज़ इंक्रीज़ करते हुए जो हमारी प्रीवियस वैल्यू है x1 y1 x2 y2 x0 y0 z0 z1, उन सभी वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए यहाँ पे 3 जो हमारी आइट्रेशंस है उसके लिए वैल्यूज़ निकल जाएगी। ठीक है, सो टाइप सेकंड में हम जो बात कर रहे थे कि किस तरह से इसकी इक्वेशंस आती है, इसके सेकंड टाइप में हमारे पास, चलिए देखते हैं। दोस्तों, टाइप सेकंड में आपको किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए कन्वर्जेंट है वो मेथड या फिर डाइवर्जेंट है वो मेथड, वो आपको फाइंड आउट करना रहता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट हमारी जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।